हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं और इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों एक से बढ़कर एक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं। इसमें दिया है पहला, व्यक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय। दूसरा है आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना। तीसरा है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। और चौथा है बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। व्यक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों में ये शामिल हैं। चौथा इसमें शामिल नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। इसमें दिया है दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, बारदोली और दांडी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जब महात्मा गांधी थे उस समय एशियाई लोगों के साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता था। उसी के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया था। उसके बाद जब महात्मा गांधी भारत आए तो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। इसमें दिया है अपराध के लिए दंड। दूसरा है शासन की समृद्धि और गरिमा। तीसरा है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौटिल्य के द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? कौटिल्य के द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का तात्पर्य है दोस्तों अच्छा प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि किसी भी विकल्प में अच्छा प्रशासन नहीं लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग विषय पर अपने विचारों में गांधी जी किससे प्रभावित थे। ऑप्शन में दिया है टॉलस्टॉय से, रस्किन से, थोरो से या गोखले से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, थोरो से। सविनय अवज्ञा यानी कि असहयोग शब्दावली का आविष्कार दोस्तों अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो ने किया था। ये विचार गांधी जी उन्हीं से ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। सविनय अवज्ञा का मूल अर्थ है ऐसे कानून का उल्लंघन करना जो स्वयं अन्यायपूर्ण हो। अन्यायपूर्ण बातों का समर्थन न करना असहयोग है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या किया था? लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। देखिए, हाब्स के सामाजिक समझौते के अनुसार दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासन होने का अधिकार छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को जिसे कि संप्रभुताधारी माना गया है अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ और तुम लोग भी वैसा ही करो। जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर दोस्तों लगभग सभी अधिकार हाब्स के सामाजिक समझौते के अनुसार लोगों ने लेवियाथन को सौंप दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जुड़ा है। ऑप्शन में दिया है लॉक, रूसो, ग्रीन और बेंथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, लॉक। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रसिद्ध उदारवादी विचारक जॉन लॉक के साथ जुड़ा है। जॉन लॉक के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को उन्होंने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया था? इसमें दिया है लाक, प्लेटो, हाब्स और मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला ही इसका सही उत्तर है दोस्तों, लाक। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों जॉन लॉक ने दो तरह के समझौते करवाए हैं। पहले समझौते के द्वारा दोस्तों व्यक्ति यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को दें, और दूसरे समझौते के द्वारा वे लोग मिलकर के शासन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? ऑप्शन में दिया है पहला प्रतिक्रियात्मक, दूसरा है शून्य, तीसरा है महत्वपूर्ण और चौथा है महत्वहीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, महत्वपूर्ण। माओ त्से तुंग ने दोस्तों चीन की क्रांति में यह माना है कि इसमें कृषकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने भी यह माना है कि आधुनिक युग में साम्यवादी क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो महत्वपूर्ण इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोगों के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है पहला AM खुसरो, दूसरा है NKP साल्वे, तीसरा है डॉक्टर विजय केलकर और चौथा है डॉक्टर सी रंगराजन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले रहेंगे NKP साल्वे। इनका कार्यकाल 9वां था, 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद रहेंगे AM खुसरो, इनका कार्यकाल था 11वें नंबर पर। उसके बाद कौन रहेंगे? उसके बाद रहेंगे दोस्तों डॉक्टर सी रंगराजन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये रहेंगे तीसरे नंबर पर। और अंत में रहेंगे डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर दोस्तों 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें दिया है चुनाव आयोग, नीति आयोग, UPSC और वित्त आयोग। तो नीति आयोग है इसका सही उत्तर, आप जानते भी होंगे। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन JS मिल के संबंध में सही है? इसमें पहला है, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप उचित है। तो पर संबंधी है यह, मिल के बारे में यह सही है। फिर अगला है, स्व संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप। तो स्व संबंधी कार्य में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा माना है, तो ये होगा गलत। फिर अगला है, कल्याण संबंधी नीतियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो कल्याण संबंधी नीतियों का मिल ने विरोध किया है, इसलिए यह सही नहीं होगा। फिर अगला है, राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। तो मिल के बारे में यह भी गलत है। इसमें से केवल पहला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा, केवल एक। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोस्तों दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है, एक स्व संबंधी और दूसरा पर संबंधी। स्व संबंधी कार्य में कहा है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और पर संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, निम्नलिखित कथन किसका है? इसमें दिया है लॉक, प्लेटो, मार्क्स और लेनिन। तो कार्ल मार्क्स का कथन है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है दार्शनिक का नाम और सूची 2 में विचार दिया है। इसमें पहला है मैकियावेली। तो मैकियावेली का क्या विचार है? नैतिक उदासीनता। दूसरा है हाब्स। हाब्स का क्या विचार है? आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति है हाब्स का विचार। फिर अगला है लॉक। लॉक का विचार क्या है? संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, ऐसा लॉक ने माना है। फिर अगला है रूसो। रूसो का क्या विचार है? तर्क के प्रति विद्रोह। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर
सी वाला इसका सही होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी से इनको निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति का उपयोग कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किया है? इसमें दिया है आदर्शवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अद्वैतवाद और बहुलवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने कहा है समय के साथ समाज में परिवर्तन होता है, यह दर्शाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल यानी कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ? इसमें दिया है हेनरी मैन, लॉक, मिल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह कथन है बेंथम का। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। उन्होंने कहा है कि अगर सुख की मात्रा समान है तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ करना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था? इसमें दिया है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, दलित पैंथर्स और ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। यह जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। फिर अगला है, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसमें दिया है जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी और राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है दोस्तों। फिर अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? इसमें दिया संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति संसद में केंद्रित होती है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसमें दिया 25वां, 26वां, 27वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, 26वां। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1971 में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोध कानून, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। यह सही तरह से सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही तरह से सुमेलित हैं। 84वां संविधान संशोधन दोस्तों लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में बदलाव से संबंधित है, ना कि केंद्र राज्य संबंध से। फिर अगला है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों पर कौन सी एक समिति गठित की गई थी? इसमें दिया है पहला स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा है वेंकट चलैया समिति, तीसरा है भगवान सहाय समिति और चौथा है एम.एल. सिंघवी समिति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवान सहाय समिति। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, यही सही होगा। यह केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित एक समिति थी। इस समिति ने दोस्तों केवल राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के संबंध में सिफारिश की थी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें दिया है विदेशी ऋण, डाकघर बचत, अंतर्राज्यीय व्यापार और कृषि आय पर कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृषि आय पर कर संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर
डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के दोनों सदनों के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, उदारवाद समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है, पहला राज्य के न्यूनतम कार्य का, दूसरा है राज्य के अधिकतम कार्य का, तीसरा है राज्य के सीमित कार्य का, और चौथा है राज्य के किसी भी कार्य का नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राज्य के सीमित कार्य का। उदारवाद राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। उदारवादी विचारक दोस्तों राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्यों ने या उनके समूहों ने मिलकर अपने हितों और अपने लाभ के लिए बनाया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य इन सबके घटकों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। उदारवाद दोस्तों व्यक्ति को खुली छूट देता है और राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? इसमें दिया है श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्यवाद या फेबियन समाजवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद दोस्तों पूंजी की जगह पर जमीन को सारे विवाद की जड़ मानती है। यह पूंजीपतियों पर नहीं बल्कि जमींदारों पर आक्रमण करना चाहती है। फेबियन समाजवाद डायरेक्ट क्रांति में नहीं बल्कि क्रमिक विकास में विश्वास करती है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है? इसमें दिया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और यही इसका सही उत्तर है। व्यक्तिवाद के अनुसार दोस्तों राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए क्योंकि राज्य ही व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है, और बुराई इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? ऑप्शन में दिया है लेनिन, J.A. हॉब्सन, एरिक फ्राम और नक्रुमा। तो इसका सही उत्तर क्या है? नक्रुमा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नक्रुमा का मानना है दोस्तों कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। फिर अगला है, इनमें से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में दिया है स्पेंसर, एडम स्मिथ, प्लेटो और J.S. मिल। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्लेटो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। प्लेटो व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। प्लेटो दोस्तों एक आदर्शवादी विचारक हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य कैसा है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला प्रमुखतः सत्य है, दूसरा है प्रमुखतः असत्य है, तीसरा है अर्थहीन है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, प्रमुखतः सत्य है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन में दिया है लेनिन, ग्रामसी, माओ और काटस्की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेनिन इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। मार्क्सवादी विचारक लेनिन को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है? ऑप्शन में दिया है लास्की, गिलक्राइस्ट,
हर्बर्ट स्पेंसर और मैकाइवर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट का मानना है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है नव उपनिवेशवाद के संबंध में इनमें से क्या सही है? इसमें पहला है नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह एक आधुनिक साम्राज्यवाद है। दूसरा है नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। तीसरा है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो नव उपनिवेशवाद के संबंध में दोस्तों इनमें से सभी वक्तव्य सही हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है वाद और सूची 2 में क्या दिया है? विचारकों का नाम दिया है। इसमें पहला है विकासवादी समाजवाद। तो विकासवादी समाजवाद किससे संबंधित है? बर्नस्टीन से संबंधित है दोस्तों। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। फिर अगला है वैज्ञानिक समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स से संबंधित है, आप जानते ही हैं। तीसरा है काल्पनिक समाजवाद। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन के साथ जुड़ा है। और चौथा है अराजकतावाद, यह है क्रोपोटकिन के साथ जुड़ा है। क्रोपोटकिन। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला समाजवाद में, दूसरा है साम्यवाद में, तीसरा है उदारवाद में और चौथा है सर्वाधिकारवाद में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों। हिटलर और मुसोलिनी दोस्तों इसके प्रमुख समर्थक हैं सर्वाधिकारवाद के। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है अभिकथन ए और कारण आर वाला। अभिकथन ए है दोस्तों, अभिकथन ए क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबद्ध है। और कारण आर है निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों और पहचानों में है। तो इनमें से क्या सही है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों सिखों को विशेष निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सांप्रदायिक मताधिकार भारत में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन में दिया है पहला 1861 के अधिनियम के द्वारा, दूसरा है 1892 के अधिनियम द्वारा, तीसरा है 1909 के अधिनियम द्वारा और चौथा है 1919 के अधिनियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक मताधिकार प्रस्तावित किया गया था। 1909 के शासन अधिनियम को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे पहले भारत में मुसलमानों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए इसको सांप्रदायिक मताधिकार का प्रस्ताव कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? इसमें लिखा है दोस्तों ये तीनों शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती हैं। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, कभी सहयोग करती हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, एरी यम कैकोविच। फिर अगला है
भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किससे हुआ? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है।